26 दिसंबर 1994 ये इस्लामाबाद की एक सर्द और धुंधली सुबह है। नीले रंग की एक स्टारलेट कार शहर की मरकजी सड़क पर रवां दवा है, किसी भी आने वाले खतरे से बेनियाज अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। मगर फिर अचानक एक मोड़ आता है जो जिंदगी का आखिरी मोड़ साबित होता है। इस नन्ही सी गाड़ी की एक बस से टक्कर हो जाती है। एक हौलनाक तसादुम होता है। ऐसा हादसा पेश आ जाता है जिसे उर्दू अदब की तारीख का नाकाबिले फरामोश सानेहा कहना चाहिए। 2 जानें चली गईं और शाम को पाकिस्तान टेलीविजन पर एक खबर चलती है, ऐसी खबर जिसने लाखों लोगों पर सन्नाटा तारी कर दिया। यह एक अजीम शायरा की मौत का ऐलान था। मौत उसे इतनी बेरहमी से और इतनी अचानक आ दबोचेगी, किसी के वहमो गुमान में भी ना था। वो आवाज दुनिया से उठ गई जिसका हर कोई परस्तार था। हर वो शख्स जिसे थोड़ी बहुत उर्दू समझ आती थी, इस नाम को जानता और पहचानता था। वो शायरा ही ऐसी थी, तमाम तर मशरकी खूबसूरती, रखरखाव, तहजीब और सलीके से नवाजी हुई। इससे बढ़कर जो टैलेंट, ज़हानत, बहादुरी, खुद एतमादी और फन उसे अता हुआ, वो उसकी शख्सियत को 4 नहीं 8 चांद लगाता था। जब बोलती तो बातों से फूल झड़ते, लिखती तो लफ्जों से खुशबू आती। ऐसा मीठा, रसीला और धीमा लहजा के सुनने वालों का दिल चाहता कि वो बोलती रहे और वो सुनते रहे, और वो लिखती रहे और हम पढ़ते रहे। हम बात कर रहे हैं मकनातीसी कशिश रखने वाली बावकार शायरा परवीन शाकिर की, जिन्हें किसी ने शायरों की मलका कहा तो किसी ने खुशबू, मौसमों, हवाओं और मोहब्बत की शायरा का नाम दिया। दिसंबर की उस सुबह वही थी जो हादसे में अपने ड्राइवर समेत चल बसी। परवीन शाकिर ने पहली बार नौजवान लड़कियों के ऐसे नाजुक जज्बों को बेखौफी और बहादुरी से बयान किया जिन्हें हमारे यहाँ लड़कियां तन्हाई में भी जबान पर लाते हुए घबराती हैं। उनके बारे में आज भी कहा जाता है कि जिस तरह उन्होंने नौजवानी की दहलीज पर कदम रखती कच्ची उम्र की लड़कियों के ख्वाबों और उमंगों की तर्जुमानी की, इसकी मिसाल न पहले मिलती थी और न शायद आइंदा मिलेगी। ये 24 नवंबर 1952 है। सहरी का वक्त है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है जब कराची के लेडी डिफरेंट अस्पताल में सैयद शाकिर हुसैन जैदी के यहाँ दूसरी बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया परवीन बानो। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बच्ची बड़े होकर अशार की एक ऐसी कहकशां सजाएगी जिसके सितारों का झुरमट दूर ही से पहचाना जाएगा, जिसकी रोशनी आम सितारों से बिल्कुल अलग होगी। परवीन शाकिर ने इश्क और मोहब्बत के इजहार के लिए माशरे में मौजूद तमाम रिवायती बुत पाश कर दिए। इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि कोई क्या कहेगा। अपने दौर के मारूफ अदीब अहमद नदीम कासमी ने परवीन शाकिर के बारे में लिखा, परवीन शाकिर ऐसी खरी और सच्ची लड़की है जिसने जो सोचा, जो महसूस किया, बिला झिझक कह डाला। परवीन ने ना खुद को धोखा दिया और ना ही अपने पढ़ने वालों को। परवीन के वालिद सैयद शाकिर हुसैन और वालदा अफजल उन्निसा का ताल्लुक बिहार के एक छोटे से गांव से था। यह खानदान क़याम पाकिस्तान से 2 साल पहले बेहतर रोजगार की तलाश में कराची आ गया था। शुरू में इस खानदान की रिहाइश चाकीवाड़ा में थी और मिडिल क्लास शख्स की तरह परवीन के वालिद को भी घर बार चलाने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़ी कोशिश के बाद उन्हें महकमा टेलीफोन एंड टेलीग्राफ में क्लर्क की नौकरी मिल गई। जिंदगी की गाड़ी बस किसी न किसी तरह चलती रही। इस घराने में जब परवीन थोड़ी सी बड़ी हुई तो घर वालों को अंदाजा होने लगा कि वो आम लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं। उसे गुड़िया से कोई लगाव नहीं था, ना उसे खिलौने पसंद थे। उसे तो परिंदे, जानवर पालना और उनसे बातें करना अच्छा लगता था। बारिश तो गोया उसकी कमजोरी थी। बरसात के दौरान बारिश की आवाज और कच्ची मिट्टी की खुशबू उसे बहुत भाती थी। कुदरत ने भी हमेशा परवीन की इस ख्वाहिश का एहतराम किया। जब पैदा हुई तब भी रिमझिम फुहार पड़ रही थी और जब उसे कब्र में उतारा जा रहा था तब भी बारिश की बूंदें उसके कफन को भिगो रही थी और उसकी ताजा ताजा कब्र से कच्ची मिट्टी की खुशबू फजा में फैली हुई थी। सुना है जब से शिफात को आप पाएंगे तो जैसे बोझ सा एक हट गया है सीने से। परवीन शाकिर की वालदा बताती हैं कि वो बचपन से ही बड़ी ज़हीन थी, चीजों को गौर से देखने और उन्हें समझने की कोशिश करती थी। वालिद ने भी शायद इसी छिपी सलाहियत को पहचान लिया था, इसलिए वो परवीन की जरूरियात का बड़ा ख्याल रखते। चूंकि खुद भी शायरी करते थे, इसलिए बेटी के शायरी ज़ौक़ को देखते हुए परवीन और नसरीन दोनों बेटियों को हसन अस्करी अजीमाबादी की तरबियत में दे दिया। वो परवीन की नानी के फूफाजाद भाई थे। पेशे के एतबार से होम्योपैथ और इल्म अदब से बड़ा लगाव रखते थे।
انہوں نے دونوں بہنوں کی شعری تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن شہرت پروین کے حصے میں زیادہ آئی۔ پروین شاکر کو اپنی زندگی میں کسی نے صرف پروین کہہ کر پکارا تو کسی نے پارو، کوئی پارا کہتا تو کوئی بانو سے مخاطب کر کے پیار کا اظہار کرتا رہا۔ لیکن خود جب پروین نے قلم سنبھالا تو اپنے لیے بینا تخلص انتخاب کیا، مگر جلد ہی اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام شاکر لکھنا شروع کر دیا اور آخری دم تک پروین شاکر ہی رہی۔ بہرحال والدہ بتاتی تھی کہ پارا بچپن میں اگر ضد پر اڑ جاتی تھی تو اپنی بات منوا کر چھوڑتی۔ وہ الگ بات ہے کہ جب جوان ہوئی تو اس کی ایک ضد ایسی تھی کہ والدین اس کے سامنے گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دل پہ اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح، دل پہ اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح، راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح، وہ سمندر ہے تو پھر روح کو شاداب کرے، وہ سمندر ہے تو پھر روح کو شاداب کرے، تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے سرابوں کی طرح، تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے سرابوں کی طرح، غیر ممکن ہے تیرے گھر کے گلابوں کا شمار، غیر ممکن ہے تیرے گھر کے گلابوں کا شمار، میرے رشتے ہوئے زخموں کے حسابوں کی طرح، میرے رشتے ہوئے زخموں کے حسابوں کی طرح، یاد تو ہوں گی وہ باتیں تجھے اب بھی لیکن، یاد تو ہوں گی وہ باتیں تجھے اب بھی لیکن، شیلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح، شیلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح، کون جانے کہ نئے سال میں تو کس کو پڑھے، کون جانے کہ نئے سال میں تو کس کو پڑھے، تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح، تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح، ہجر کی شب میری تنہائی پہ دستک دے گی، ہجر کی شب میری تنہائی پہ دستک دے گی، تیری خوشبو میرے کھوئے ہوئے خوابوں کی طرح، تیری خوشبو میرے کھوئے ہوئے خوابوں کی طرح۔